Dear students, today we will discuss about the vectors, जिसका कि फिजिक्स के डिस्कशन में बहुत ही वाइटल रोल है। हर जगह जहाँ कहीं भी फिजिक्स में आप डिस्कशन को देखेंगे तो हर जगह वेक्टर्स के यूज जो है वो आवेंगे। तो इसलिए हम लोग आज वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप फिजिकल क्वांटिटीज को डायरेक्शनलिटी के आधार पे कैरेक्टराइज करना चाहें तो इन्हें दो पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं आप स्केलर क्वांटिटी और दूसरे को आप बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर आप ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं जो कि स्पेस में किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन से रिलेटेड नहीं होती हैं, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके द्वारा किसी तरीके की कोई डायरेक्शनलिटी नहीं पोजेस करी जाती है, आप उन्हें स्केलर के रूप में जो है वो कैरेक्टराइज करते हैं। जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, टाइम हो गया, दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज। अगर आपको किसी स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आपको दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक तो यूनिट क्वांटिटी की और दूसरा उस यूनिट क्वांटिटी में उस स्केलर के मेजरमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए कि हमको इस पेन का मास कहना है, तो मास हमारी एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। मास को रिप्रेजेंट करना है तो मास को हम कह सकते हैं कि मास ऑफ द पेन इज 15 ग्राम। यहाँ पे ग्राम जो हुआ वो हमारे इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी जिसको मास कह रहे हैं उसके लिए यूनिट क्वांटिटी है, और 15 जो है वो उस यूनिट क्वांटिटी में इसका मेजरमेंट हो गया। ठीक है, आप चाहें तो यूनिट क्वांटिटी को बदल सकते हैं। यूनिट क्वांटिटी अगर आप बदलेंगे तो उसी के करेस्पॉन्डिंग जो मेजरमेंट होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, दैट विल बी चेंज्ड। बट जो मैग्नीट्यूड होगा, जो इन्फ्लुएंस होगा हमारी फिजिकल क्वांटिटी का, वो एज इट इज रहेगा। जैसे अगर इसी मास को हमें रिप्रेजेंट करना है किलोग्राम में, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो मास है दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम। तो मास ऑफ दिस पर्टिकुलर पेन के लिए इंफॉर्मेशन हो गया किलोग्राम, आपकी हमारी यूनिट क्वांटिटी हो गई, और उसमें मेजरमेंट हो गया 1.5 इंटू 10⁻²। तो इस तरीके से इन दो चीजों से हमारी स्केलर का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर क्वांटिटी की अगर जब आप बात करते हैं तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका कि स्पेस में कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके द्वारा डायरेक्शनलिटी पोजेस करी जाती है, अपार्ट फ्रॉम द मैग्नीट्यूड दे पोजेस डायरेक्शनलिटी आल्सो। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को आप नाम देते हैं वेक्टर का। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के रूप में अगर आपको रिकॉग्निशन बनाना है तो सिंपलेस्ट जो वेक्टर क्वांटिटी है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये सारी हमारी जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल के रूप में आप ध्यान में रख सकते हैं। इनको अगर रिप्रेजेंट करना है वेक्टर्स को तो उसके लिए आपको तीन रिक्वायरमेंट्स होंगी। एक यूनिट क्वांटिटी चाहिए होगी, दूसरा यूनिट क्वांटिटी में उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगा, और तीसरा उसके डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने वाला स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड होगा। इन तीन चीजों से हमारी उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी जो कि वेक्टर के रूप में आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो पॉसिबल हो सकता है। जैसे वेलोसिटी ऑफ ए कार की बात आपको मान लीजिए कि करनी है, और वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और उसको रिप्रेजेंटेशन देना है, तो आप बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ द कार है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो कोई अगर मूविंग कार है उसकी वेलोसिटी के लिए आपको इंफॉर्मेशन देनी है तो मीटर पर सेकेंड उसके लिए यूनिट क्वांटिटी हो गई,
10 उस यूनिट क्वांटिटी में इसका मेजरमेंट हो गया और डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए आपने एक स्टेटमेंट यहां पे ऐड कर दिया टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो इससे हमारी इस पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी जिसको वेक्टर वेलोसिटी कह रहे हैं उसका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन जो है वो पॉसिबल हो सकेगा। ठीक है, अब किसी पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन आपको करना है तो इसे हम लोग लेंथ वेक्टर के रूप में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ वेक्टर यानी कि एरोड लाइन। अब जब एरोड लाइन के रूप में हम वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो जो डायरेक्शन के लिए जनरली फॉलोड कन्वेंशन है वो कन्वेंशन है, इस डायरेक्शन को हम ईस्ट के रूप में देखते हैं, इधर हम वेस्ट रिकॉग्नाइज करते हैं, इधर हमारा नॉर्थ के रूप में जो है वो रिकॉग्निशन पाता है और इधर जो है साउथ है। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड अगर दिखाना है तो उसके लिए हम लोग सर्किल के अंदर में एक डॉट लगा देते हैं, ये हमारा वर्टिकली अपवर्ड हो जाता है। और इसी तरीके से सर्किल के अंदर में अगर हम क्रॉस लगाते हैं तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड का जो है वो रिप्रेजेंटेशन बनता है। तो जो डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग जनरली कन्वेंशन फॉलो करते हैं उसमें इस इधर की डायरेक्शन को ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ वर्टिकली अपवर्ड के लिए सर्किल के अंदर डॉट और वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए सर्किल के अंदर में क्रॉस। इस तरीके से हम जनरली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। ये कन्वेंशन है, कोई रूल नहीं है, आप इससे अलग भी कन्वेंशन को फॉलो कर सकते हैं, बट जनरली फॉलोड कन्वेंशन से अलग अगर आप कन्वेंशन यूज करना चाहते हैं तो यू हैव टू मेंशन, आपको बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो अब आइए बात करते हैं कि अगर हमारी जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड की टुवर्ड्स ईस्ट, इसे हमें लेंथ वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो जैसा आपको बताया कि एरोड लाइन से आपको रिप्रेजेंटेशन करना है। जब आप एरोड लाइन से किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो जो लेंथ ऑफ द एरो होना चाहिए इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि एक ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन की लाइन को ड्रॉ करेंगे, दैट लाइन विल बी रिकॉग्नाइज एज द सपोर्ट लाइन और एक स्केलिंग करेंगे। मान लीजिए कि हमने कहा कि 5 मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमने ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन की एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये हमारी सपोर्ट लाइन हो गई। और इसमें से हमने क्या किया कि एक 2 सेंटीमीटर लेंथ की ऐसे हमने एक लाइन चूज कर ली और डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है तो हम यहाँ पे एक एरो मार्क लगाएंगे, जो हेड ऑफ द एरो होगा दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर का जो है वो रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसकी जो लंबाई है, जो लेंथ है एरो की, वो हमारे इस वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन किया है तो जो एरो की लंबाई अगर 2 सेंटीमीटर की हमने कंसिडरेशन में ली है तो 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को दिखाना होगा तो एरो की जो लेंथ होनी चाहिए दैट शुड बी 3 सेंटीमीटर। तो करस्पॉन्डिंगली जो लेंथ है, जो भी स्केलिंग हम किए होंगे उसके अकॉर्डिंग हमको मैनेज करना होगा, लिखना होगा। ठीक है, जब हम एरोड लाइन से वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये जो पॉइंट है इसको टेल ऑफ द वेक्टर या फिर इनिशियल पॉइंट के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं और इसको हम लोग हेड ऑफ द वेक्टर या टर्मिनल पॉइंट के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टेल हो गया और इसको हम लोग हेड कहेंगे। अब मान लीजिए कि इसको ए का नाम दिया और इसको बी का नाम दिया,
तो अगर हमको इस ए बी वेक्टर को लिखना है तो ऐसे ए बी और ऊपर में एक एरो मार्क लगा दिया जाएगा, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द वेक्टर। तो वेक्टर ए बी जो हो गया वो हमारा वेलोसिटी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, जो कि 10 मीटर पर सेकंड का है, टुवर्ड्स ईस्ट का है। या अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी के लिए सिंबल हम भी यूज करना चाहते हैं तो ये हम इक्विवेलेंट लगा देते हैं, साइन v लिखा और उसके ऊपर ऐसे एरो मार्क लगा दिया। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी वेक्टर जो कि 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट का है, उसको सिंबॉलिकली दिखाने का तरीका। प्रिंट मीडियम में कभी वेक्टर को जो है वो दिखाना होता है तो एरो मार्क को हटा भी सकते हैं, जैसे बुक्स में कई बार जो है देखेंगे आप तो एरो मार्क नहीं होता है। तो जब एरो मार्क नहीं होगा तो वहां पे उस पर्टिकुलर लेटर को बोल्ड से लिखा जाएगा, तो वो हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अगर हम सिंपली वेक्टर के मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो v जैसे वेलोसिटी वेक्टर था तो इसको हम मॉड के अंदर अगर इंक्लोज कर देते हैं तो इसका मतलब हो गया कि हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को केवल दिखाना चाहते हैं। या ऐसे एरो मार्क वहां से हटा लिया तो ये भी जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर का जो है वो रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर अगर सिंपली हमें दिखाना है तो दो तरीके हो गए हमारे पास, आइदर हम एरो मार्क को वहां से हटा लेंगे या फिर मॉड के अंदर में v वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देंगे, तो उससे हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर का या जो भी वेक्टर की हम बात करना चाह रहे होंगे उसके मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया। यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो जो लेंथ ऑफ द वेक्टर है दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, और दूसरा डायरेक्शनलिटी जब हम वेक्टर की कंसिडरेशन में लेते हैं तो उसके लिए दो चीजें हैं, एक तो सपोर्ट लाइन और दूसरा एरो मार्क। सपोर्ट लाइन उस ओरिएंटेशन के करेस्पॉन्डिंग और एग्जैक्टली सेंस को दिखाने के लिए एरो मार्क को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होगा किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी का। अब वेक्टर के डिस्कशन में कई सारे टर्म्स अक्सर करके हमारे यूज में आएंगे, तो सबसे पहले तो उनको समझ लेते हैं, फिर आगे कैसे वेक्टर्स को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना है उनकी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अक्सर करके जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे तो वहां पे एक शब्द आएगा यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 का है, यूनिटी है, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक स्पेसिफिक तरीका है। जैसे हमारा वेक्टर v था, इसके डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को अगर हमें दिखाना है तो हम लोग इस v के ऊपर ऐसे एक कैप लगा देंगे। तो v कैप जो हो गया वो वेलोसिटी वेक्टर v के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर हो गया। तो यूनिट वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में सिंबॉलिक तरीका हो गया कि हमारा कैप लगाना है, एरो मार्क वहां पे नहीं लगाना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका 1 हो गया। किसी भी वेक्टर को जब हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो उससे जो रिजल्टिंग क्वांटिटी मिलती है दैट इज ए यूनिट वेक्टर। अब वेक्टर का स्केलर से डिवीजन कैसे होगा वो आगे चल के बताएंगे, बट जस्ट फॉर डेफिनेशन अभी ध्यान में रखिए कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि v वेक्टर को v से डिवाइड कर देंगे तो वहां से जो हमको क्वांटिटी मिलेगी वो v वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर होगा। यानी कि कहीं पे अगर हमको सिंपली डायरेक्शनलिटी दिखाना हमारा मोटिव है तो वहां पे हम लोग यूनिट वेक्टर को यूज करेंगे, कैप लगा होगा। जनरली हम लोग जो कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करते हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, और अगर आप राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं, राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या हुआ
कि अगर आप अपने दाहिने हाथ के palm को x डायरेक्शन में उंगलियों को एक्सटेंड करके रखते हैं और palm को इस तरीके से आपने एडजस्ट किया कि उंगलियां आपकी y डायरेक्शन में घूम रही हैं, देन अगर अंगूठा जो है वो z डायरेक्शन में खुलता है तो वो हमारा राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि ये बोर्ड के प्लेन में ये हमारा x डायरेक्शन है और बोर्ड के प्लेन में ही ये y डायरेक्शन है, और ये बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर तरफ का जो डायरेक्शन है इसको आपने z डायरेक्शन के रूप में दिखा दिया। बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ का डायरेक्शन, तो x की तरफ अगर आप दाहिने हाथ की उंगलियों को रख के y की तरफ ऐसे घुमा रहे हैं तो अंगूठा आपका z डायरेक्शन में खुल रहा है, तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूप में देखा जाएगा। जब हम राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे होते हैं तो x के डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है इसको हम लोग आई कैप से दिखाते हैं, y के डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है इसको j कैप से दिखाते हैं, और z के डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है उसको k कैप से दिखाते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा होना चाहिए इट शुड बी राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसी में x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर i कैप, y के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर j कैप और z के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जो है उसको k कैप के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब दूसरा नल वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, नल वेक्टर के रूप में आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो जब एरो लाइन से उसके रिप्रेजेंटेशन की बात सोचेंगे तो सिंपली जो लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन होगा दैट विल बी 0, यानी कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, एक डॉट के द्वारा। डॉट जो होगा दैट विल बी द रिप्रेजेंटेशन फॉर द नल वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका 0 है। ये पर्टिकुलर जो हमारा वेक्टर है वो फिजिकल इंपॉर्टेंस का उतना नहीं है जितना मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस का है। किन परिस्थितियों में हमारी डिस्कशन में नल वेक्टर का अपीयरेंस होगा उसकी बात हम लोग आगे चल के करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया नल वेक्टर। अब इधर में बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स के ग्रुप को हम कोलिनियर के रूप में तब डिफाइन करेंगे जबकि उन सबकी जो सपोर्ट लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल हो, है ना। सपोर्ट लाइन अगर पैरेलल है एक दूसरे के तो ऐसे ग्रुप ऑफ वेक्टर को हम लोग नाम देंगे कोलिनियर वेक्टर। जैसे एक वेक्टर ये हमारा हो गया, मान लीजिए कि ए से हमने इसको दिखाया, दूसरा ये हमारा वेक्टर हो गया जो कि बी वेक्टर हो गया मान लीजिए, और तीसरा ये वेक्टर हो गया जो कि सी है। हमने प्रयास किया है कि तीनों लाइन ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल हो, तो इन तीनों वेक्टर्स के ग्रुप को हम लोग कोलिनियर कहेंगे, क्योंकि इन तीनों की जो सपोर्ट लाइन है, ऐसे इनफाइनाइट एक्सटेंशन की आपने अगर लाइन ड्रॉ करी, इसको कंटेन करने वाली, इसको कंटेन करने वाली और इसको कंटेन करने वाली, तो ये सब एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये हमारे वेक्टर कोलिनियर कहलाएंगे। इधर में एक चीज और ध्यान में रखनी है कि वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको कैसे जज करना है। तो अगर कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको जज करना है तो उसका तरीका ये होता है कि दोनों के टेल को एक जगह पे आप प्लेस कर दीजिए और देन आफ्टर आप उन दोनों के बीच के एंगल को रिकॉग्नाइज करिए। जैसे अब ये दोनों को देखेंगे तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये हमारा ए हो गया और बी का टेल भी एक ही जगह पे रख दिया, ये ए ऊपर
और ये नीचे बी, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 हो गया। उसी तरीके से अगर ये वेक्टर हमारा ए है और ये आपने टेल सी का यहीं पे प्लेस करके इसको ड्रॉ किया तो ये सी हो गया, इनके बीच का एंगल पाई का हो गया। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल या तो 0 हो या फिर पाई का हो, 0 या पाई, देन आप उसको कोलिनियर कहेंगे। ठीक है, एंगल आइदर 0 और पाई, है ना, पाई यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, रेडियन में पाई रेडियन या फिर 180 डिग्री, तो ऐसे केस में वो हमारा कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कोप्लेनर वेक्टर्स, वेक्टर्स के ग्रुप को हम लोग कोप्लेनर के रूप में तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं वो किसी ना किसी एक प्लेन के पैरेलल हो। हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि अक्सर करके कंफ्यूजन होता है कि वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन में हैं तो ही हम उनको कोप्लेनर कह सकेंगे, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेन के पैरेलल है वेक्टर्स तो वो कोप्लेनर कहलाएंगे। ठीक है, अगर एक ही प्लेन में है तो दे आर नेसेसरली कोप्लेनर, बट एक प्लेन में ना रहते हुए भी डिफरेंट प्लेन्स में उनका अपीयरेंस हो। बट अगर किसी एक स्पेसिफिक प्लेन के पैरेलल सारे के सारे वेक्टर्स हैं तो आप उनको कोप्लेनर कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस डस्टर के ऊपर लगने वाले 4 फोर्सेस हम दिखाते हैं। एक फोर्स ऐसे हो गया, ऐसे, दूसरा फोर्स यूं लगा हुआ है, तीसरा मान लीजिए कि ऐसे यहां पे लगा दिया और चौथा फोर्स यहां पे लगा दिया। अब इन चारों वेक्टर्स को कंटेन करने वाला कोई भी प्लेन नहीं है, बट अगर ऐसे वर्टिकल प्लेन हम ड्रॉ करते हैं, ऐसे वर्टिकल प्लेन अगर हमने बनाया तो उस वर्टिकल प्लेन के पैरेलल ये चारों के चारों वेक्टर्स हैं, तो इन चारों का जो ग्रुप होगा वो कोप्लेनर कहलाएगा। क्लियर है बात? तो आगे बढ़ते हैं। को इनिशियल वेक्टर, ऐसे वेक्टर्स का ग्रुप को इनिशियल कहलाएगा जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पे हो, यानी कि टेल ऑफ द वेक्टर्स अगर सेम पोजीशन पे है तो ऐसे ग्रुप को हम लोग को इनिशियल कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हमने 3 वेक्टर्स का कंसिडरेशन लिया, एक वेक्टर ये ए हो गया, ये दूसरा बी हो गया और ये तीसरा जो है वो सी वेक्टर हो गया। तीनों के जो इनिशियल पॉइंट है दे आर एट द सेम प्लेस, तो इन तीनों का जो ग्रुप होगा वो हमारा को इनिशियल वेक्टर के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इसी तरीके से को टर्मिनस, वेक्टर्स, वेक्टर्स के ग्रुप को हम लोग को टर्मिनस कब कहेंगे? जब सबके टर्मिनल पॉइंट एक ही पोजीशन पे हो। टर्मिनल पॉइंट यानी कि हेड, जैसे ये हमारा मान लीजिए ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया और ये सी वेक्टर हो गया। अब इन तीनों के टर्मिनल पॉइंट सेम पोजीशन पे है, यानी कि हेड एक ही जगह पे है, तो इन तीनों का जो ग्रुप होगा वो को टर्मिनस कहलाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, अब आइए बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। यानी कि दो वेक्टर को हम इक्वल कब कह सकते हैं? तो पहली रिक्वायरमेंट तो सभी फिजिकल क्वांटिटी की जो है वो इसके लिए भी होगा कि यानी कि सेम फिजिकल क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन हो दोनों वेक्टर। दूसरा, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो,
और दोनों के डायरेक्शन सेम हो। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वेलोसिटी को वेलोसिटी से इक्वेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन से, मास फोर्स को फोर्स से, जो कि आप जानते हैं कि स्केलर के लिए भी वैलिड है। मास को आप वॉल्यूम से इक्वेट नहीं कर सकते, मास को आप टाइम से इक्वेट नहीं कर सकते। तो पहली रिक्वायरमेंट तो सारी फिजिकल क्वांटिटी की जो है वो इसके लिए भी होल्ड होनी है, यानी कि सेम फिजिकल क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन हो, पहली चीज। दूसरा, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो और दोनों के डायरेक्शन सेम हो, तो आप उन दोनों वेक्टर को इक्वल के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। और जैसे अलजेब्रा में इक्वालिटी को दिखाने का तरीका है, वही हमारा वेक्टर के केस में भी है, यानी कि वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी। अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा ए इक्वल्स टू बी। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा अगर ए वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हुआ और ये बी वेक्टर का भी रिप्रेजेंटेशन हमने सेम लेंथ की एरोड लाइन से की है, ऑफ सेम ओरिएंटेशन, तो हम इन दोनों को इक्वल वेक्टर के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। निगेटिव वेक्टर, अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन डायरेक्शन में जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, तो ऐसे केस में एक वेक्टर को आप दूसरे वेक्टर के निगेटिव वेक्टर के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक ये हमारा ए वेक्टर हो गया, दैट इज ऑफ ईस्ट ओरिएंटेशन। मान लीजिए कि ये वेलोसिटी का ही रिप्रेजेंटेशन है, ईस्ट ओरिएंटेशन की 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, और दूसरी जो है वो वेस्ट ओरिएंटेशन की 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। तो दोनों के मैग्नीट्यूड तो बराबर हो गए, 10 मीटर पर सेकंड, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ वेलोसिटी वेक्टर। लेकिन एक का डायरेक्शन है टुवर्ड्स ईस्ट, दूसरे का है टुवर्ड्स वेस्ट, तो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है बट डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे हम एक को दूसरे के निगेटिव वेक्टर के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कि B इज निगेटिव ऑफ A और A इज निगेटिव ऑफ B। ठीक है, तो दो वेक्टर्स एक दूसरे के निगेटिव कब होंगे, उसके लिए ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब एक विशेष पॉइंट यहाँ पे आपको और बता दें। शुरू में हमने आपको बताया कि वेक्टर्स आप ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं जिनके द्वारा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शनलिटी पोजेस करी जाती है, बट केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शनलिटी को पोजेस कर लेने से ही क्वांटिटी हमारी वेक्टर नहीं हो जाती। उसके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको वेक्टर्स की आगे हम बताएंगे। उन सारी प्रॉपर्टीज को भी हमारी उस फिजिकल क्वांटिटी को फॉलो करना होगा। अगर उनमें से किसी भी क्वांटिटी को हमारी फिजिकल क्वांटिटी फॉलो नहीं कर रही है, तो इवन की वो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन पोजेस करती होगी, हम उसको स्केलर के रूप में ही देखेंगे। और इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बनता है और वो है इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मान लीजिए कि आपसे बोला गया कि ये हमारे 3 वायर्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, और इस वाले वायर में करंट इधर की तरफ है 3 एम्पियर की है, इस वाले वायर में करंट इधर की तरफ है 2 एम्पियर की है। इस वायर में कितनी करंट होगी वो अगर आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। आप सभी जानते हैं, जंक्शन लॉ से आप परिचित हैं। इस पर्टिकुलर जंक्शन पॉइंट पे जितनी करंट इंटर करेगी नेसेसरली उतनी लीव करेगी, तो यहाँ पे 5 एम्पियर की करंट होगी। अब इन दोनों वायर्स का आपस में इंक्लिनेशन कितना है, उस पे इस वायर में फ्लो करने वाली करंट की डिपेंडेंसी नहीं होगी। ये 90 पे है तो भी वही होगा, 0 पे है तो भी 5 एम्पियर होगा, 180 पे है तो भी
5 एम्पियर का ही होगा। बट अगर यही वेक्टर के रूप में हमारी क्वांटिटी होती तो आगे अभी हम लोग वेक्टर्स के एडिशन की बात करने ही जा रहे हैं, तो इन दोनों का जो सम होता वो इनके बीच का क्या एंगल है उस पर डिपेंडेंट होता, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। लेकिन यहाँ पे एंगल पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, सिंपल अलजेब्रिक क्वांटिटी की तरीके से ये इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारी ऐड करी जा रही है। इसलिए डायरेक्शन होने के बावजूद हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है, डायरेक्शन होने के बावजूद ये पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी जो होगी वो स्केलर के रूप में ही देखेंगे। ऐसे ही एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिससे आप परिचित हैं, एंगल ऑफ रोटेशन, फाइनाइट एंगल ऑफ रोटेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा होता है किसी एक्सिस के अबाउट, तो उसके एंगल ऑफ रोटेशन को आप बोलते हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या 90 डिग्री क्लॉकवाइज। एंगल आपने बताया कि कितना का रोटेशन हुआ है और किधर की तरफ हुआ है, उसको आपने बोला कि क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शनलिटी भी आपने स्पेसिफाई करी, बट ये क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। फाइनाइट एंगल ऑफ रोटेशन की जहां तक बात कर रहे हैं तो वो क्वांटिटी हमारी स्केलर है। कारण क्या है कि वेक्टर्स का जो एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ जो अलजेब्रा में आपने पढ़ा है, a प्लस बी प्लस ए के बराबर, वही हमारा वेक्टर भी फॉलो करता है। लेकिन एंगल्स का एडिशन की अगर हम बात करते हैं तो वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। जैसे आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ये कॉम्यूटेटिव लॉ को वायलेट करता है। मान लीजिए कि ये डस्टर की इस ओरिएंटेशन को आप अपने ध्यान में रखिए और हम इसको 2 रोटेशन दे रहे हैं। एक इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री राइट साइड से क्लॉकवाइज, और दूसरा इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ऊपर से देखने पे 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये 2 रोटेशन दिया गया तो ये डस्टर की ओरिएंटेशन इस तरीके की बनी। इस ओरिएंटेशन से हमने बात को शुरू करी थी, फिर से उसी ओरिएंटेशन पे आते हैं। अब पहले वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं 90 डिग्री ऊपर से क्लॉकवाइज, ये 90 डिग्री ऊपर से क्लॉकवाइज हो गया, और फिर इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट राइट साइड से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये राइट साइड से 90 डिग्री क्लॉकवाइज हुआ। अब की बार जो डस्टर का ओरिएंटेशन मिला है वो पिछली बार जो डस्टर का ओरिएंटेशन मिला था दोनों रोटेशन को देने के बाद उससे डिफरेंट है। तो ए में बी को ऐड किया तो कुछ मिला, और बी में ए को ऐड किया तो हमको कुछ अलग मिल रहा है। तो ये पर्टिकुलर हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है फाइनाइट एंगल ऑफ रोटेशन, वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रही है, तो फाइनाइट एंगल ऑफ रोटेशन को हम स्केलर कहेंगे। तो 2 सिंपल एग्जांपल हो गए। एक हो गया इलेक्ट्रिक करंट का और दूसरा हो गया फाइनाइट एंगल ऑफ रोटेशन। ये दोनों जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके द्वारा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शनलिटी भी पोजेस करी जा रही है, बट दीज आर स्केलर्स। ठीक है, कारण कि वेक्टर की 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज को ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी फॉलो नहीं कर रही है। ऐसे और कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं जो डायरेक्शन भी पोजेस कर रही हैं फिर भी स्केलर है, उनके बारे में आप सर्च करिएगा, देखिएगा आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, क्या इंफॉर्मेशन आती है। हम आगे की बात शुरू कर रहे हैं वेक्टर्स के एडिशन की, कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है।
वेक्टर्स को ऐड करने का जो प्रिंसिपल है उसको आप बोलते हैं पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि कहता है कि अगर दो वेक्टर्स को हम किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट आर्म के रूप में रिप्रेजेंट किए हैं तो पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो इन दोनों के साथ को इनिशियल होगा दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। जैसे मान लीजिए कि ये दो वेक्टर हैं ए और बी, ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा है वेक्टर बी। अब इन दोनों को एडजेसेंट आर्म मान करके हमको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ऐसे हमने एक पैरेललोग्राम बनाया जिसमें ए और बी एडजेसेंट आर्म है। अब इसके दो डायगोनल होंगे, एक इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने वाला एक डायगोनल होगा और दूसरा इधर से इधर को मिलाने वाला हमारा डायगोनल होगा। तो वेक्टर एडिशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स को एडजेसेंट आर्म मान करके आपने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है तो पैरेललोग्राम का वो वाला डायगोनल यानी कि ये वाला जो कि इन दोनों के साथ को इनिशियल है, को इनिशियल का डिफिनीशन आपके पास है, ठीक है। इन दोनों के साथ को इनिशियल है दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। और सम को हम रिजल्टेंट भी कहते हैं। मान लीजिए कि हम इसको आर से दिखा रहे हैं तो आर जो वेक्टर है दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी कि दोनों का सम का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये आपका सिंपल सा लॉ है जिससे आप वेक्टर्स को ऐड करते हैं और बड़ी क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दो वेक्टर्स का जो सम होगा दैट विल डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज इंक्लिनेशन बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। जैसे अगर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स 0 है देन द सम विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल, और अगर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स अगर 180 है तो सम जो होगा वो लीस्ट होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं। मान लीजिए कि हम इस आर्म ऑफ द पैरेललोग्राम को हम अगेन एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देना चाहें तो ये आर्म और ये आर्म दोनों की लेंथ बराबर होती है, पैरेलल भी है, ओरिएंटेशन भी हमने सेम रखी। तो इक्वालिटी ऑफ द वेक्टर की जो क्राइटेरिया आपको बताई गई है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो आर्म का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बना है ये वेक्टर बी के इक्वल होगा। तो यहीं से हमारे पास एक दूसरा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है फॉर द सम ऑफ द टू वेक्टर्स, जिसको आप कहते हैं ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है भाई कि अगर दो वेक्टर्स को आप किसी ट्रायंगल के आर्म के रूप में एक सीक्वेंस में रिप्रेजेंट किए हैं ए देन बी, देन द थर्ड क्लोजिंग आर्म ऑफ द ट्रायंगल होगा यहां से यहां को नहीं, टेकन इन अपोजिट सेंस फ्रॉम दिस टू दिस पोजीशन, दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। तो ये हो गया ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर को जोड़ना है तो पहले वेक्टर की आप ड्राइंग करिए, पहले के हेड पे दूसरे का टेल रखिए, दूसरे की ड्राइंग करिए और पहले की टेल से दूसरे के हेड को मिलाने वाले वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बनाइए, दैट विल रिप्रेजेंट द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं ग्राफिकली दो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए। तो एक को आप बोलेंगे पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरे को आप बोलेंगे ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों से जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है ये डायग्राम आपको दिखा रहा है कि दैट विल बी सेम, उसमें कोई किसी तरीके का कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। एनालिटिकली हमको कैसे दो वेक्टर्स को जोड़ना है वो हम लोग आगे बात करेंगे। अभी आइए बात कर लेते हैं कि वेक्टर्स के एडिशन में हमको और क्या क्या
प्रॉपर्टीज मिलती हैं। तो पहला तो इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है कि जो वेक्टर्स का एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कि वेक्टर ए में वेक्टर बी जोड़िए या वेक्टर बी में वेक्टर ए जोड़िए, दोनों से जो इंफॉर्मेशन मिलेगा दैट विल बी सेम। ए प्लस बी, बी प्लस ए के बराबर, जो अलजेब्रा का कॉम्यूटेटिव लॉ है वही हमारा यहां भी है। दोनों से इंफॉर्मेशन सेम मिलेगा। इसी तरीके से वेक्टर्स का जो एडिशन है follows एसोसिएटिव लॉ। जैसे मान लीजिए कि 3 वेक्टर हैं, आपको ऐड करने हैं ए बी सी, तो आप उनका समेशन करना चाहते हैं तो पहले आपने ए और बी को ऐड किया और फिर जो वेक्टर मिला उससे सी को जोड़ दिया। या आप दूसरा तरीका ऐसे यूज कर सकते हैं, आपने बी और सी को ऐड किया और उसके साथ फिर वेक्टर ए को ऐड कर दिया। दोनों से जो वेक्टर मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा, सम मिलेगा, दैट विल बी सेम। यानी कि किनका ग्रुप बना करके आपने वो एडिशन किया है और किस ऑर्डर में आपने एडिशन किया है। ग्रुपिंग एज वेल एज ऑर्डरिंग से वेक्टर्स का एडिशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है भाई, तो आज को यहीं पे हम लोग एक छोटा सा विराम देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि कैसे वेक्टर्स को एनालिटिकली आप ऐड कर सकते हैं, एज वेल एज सब्सट्रैक्शन कैसे करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिए। हाँ, हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर भी करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को देखें और अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। धन्यवाद।